नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल संस्कृत सरस्वती पर। मैं राम कुमार शास्त्री आप सभी संस्कृत प्रेमी अनुरागियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। प्यारे साथियों, हम जो कुछ भी यूट्यूब चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं, बार बार आप कहते हैं कि हमें इसके नोट्स वगैरह चाहिए, ऑनलाइन व्याख्या चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए। तो अब हम सबको जो भी सामग्री हम पढ़ रहे हैं उसकी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज की व्याख्यात्मक वीडियो, साथ ही पीडीएफ नोट्स, ई नोट्स और ई बुक, प्रिंटेड नोट्स, ये सारी सामग्री यदि आप चाहते हैं तो आप संस्कृत सरस्वती ऐप मोबाइल प्ले स्टोर पर जाकर डाउनलोड करें, इंस्टॉल करें और पढ़ें। विस्तार पूर्वक से जो सामग्री आप यहां पढ़ रहे हैं उसकी सारी की सारी प्रिंटेड ई बुक, ई नोट्स और ऑनलाइन टेस्ट सीरीज। आज का वीडियो हम देखते हैं। वीडियो के अंत में आप मुझे जरूर बताइएगा आज का वीडियो कैसा लगा। कमेंट्स बॉक्स में आप कमेंट्स करके जो लिखते हैं उससे मुझे और ऊर्जा मिलेगी और बेहतर हम आगे सीखते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए क्लास प्रारंभ करते हैं। शुक्लां ब्रह्म विचारि सारि परिमां आद्यां जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यान्धकारपहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां अब इसके बाद देखिएगा, यदि मैं कहूँ कि पहला दूसरा अक्षर आ जाए, तीनों से आ जाए, तब तो आप पहला बना रहे हो। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना कि हर जगह आपको पहला दूसरा अक्षर ही मिले, उसके अलावा भी तो हो सकते हैं। बोला उसके अलावा कौन कौन है, तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे और उनमें संधि कार्य भी बदल जाएगा आपका। अगला जो संधि कार्य है उसका नाम है जस्त्व संधि कार्य। और जस्त्व संधि में आप क्या करने वाले हो, नाम से ही पता चल रहा है भाई साहब यहाँ कि यहाँ पर आप जश प्रत्याहार का वर्ण बनाने वाले हो। ये काम भी, ये नेक काम भी आपके दो सूत्र करेंगे। एक सूत्र का नाम है झलाम जशो अंते। एक जो सूत्र है उसका नाम तो क्या है, झलाम जशो अंते। और यही आपकी परीक्षा का टीजीटी पीजीटी आदि के पाठ्यक्रम में यही टारगेट होता है हमका। लेकिन इसके साथ में एक और सूत्र दिया है, उसकी भी चर्चा हम करेंगे। उसका नाम है झलाम जश झसी। झलाम जस झसी, झलाम जश झसी। चलो साहब कैसे करेंगे हम। एक सूत्र तो आपका कौन सा है, झलाम जशो अंते, और एक सूत्र का नाम है झलाम जश झसी। झलाम जश झसी। अब देखो इसको हम कैसे पढ़ते हैं। जब दोनों सूत्रों की हम चर्चा करेंगे तो दोनों सूत्रों की कहीं ना कहीं कंडीशंस अलग अलग हैं। एक सूत्र कहाँ काम करेगा और दूसरा सूत्र कहाँ काम करेगा। तो इसको सीखने के लिए हम दोनों सूत्रों को साथ लेकर चलेंगे। हालांकि इस सूत्र का अर्थ के साथ जो सीधा रूप हम पढ़ेंगे उसी से सारा मामला क्लियर हो जाएगा। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए संधि का नाम क्या है, तो आप कहेंगे साहब संधि का नाम झस्त्व है। फिर मैं आपसे पूछूं कि मुझे बताओ इस झस्त्व संधि में कौन सा कार्य करने वाले हो, तो ये तो क्लियर हो गया ना कि झस्त्व संधि में हम वास्तव में कौन से वर्ण बनाने वाले हैं, जश वर्ण। और जश वर्ण का मतलब है कौन से नंबर का वर्ण है, तीसरा वर्ण। यानी वर्ग के कौन से अक्षर बनाने वाले हैं, इसकी अब की बार हम तीसरा। बोले वो तीसरे वर्ण कौन कौन हैं, तो अब हम माहेश्वर परंपरा के अनुसार, पाणिनि के माहेश्वर सूत्रों के अनुसार ज ब ग ड द है ना, आगे से आई गया तो प्रत्याहार जो होता है उसमें वर्णों की स्थिति ज ब ग ड द। ये देखिए ये भी वर्ग का तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा, ये भी तीसरा और ये भी तीसरा। तो ये वर्ण हम यहाँ बनाने वाले हैं। कभी तो ग आएगा, कभी ड आएगा, कभी द आएगा, ऐसे ऐसे सूत्रों की स्थिति हो जाएगी। अब मैं दोनों नियमों को एक साथ इसलिए लेना चाहता हूँ कि दोनों की लगभग कंडीशंस एक जैसी होती हैं। सीधा नियम यदि हम पढ़ें, इस नियम की यदि हम चर्चा करें तो सीधा नियम आपसे क्या कहता है, तो आइए साहब एक एक नियम की हम चर्चा कर लेते हैं, फिर दोनों को मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। आप यहाँ देख रहे होंगे जो पहला सूत्र मैंने लिया उसका नाम क्या है, झलाम जशो अंते। सूत्र है झलाम जशो अंते। ठीक है, सरल रूप में मैं इसका अर्थ लेके चल रहा हूँ आपके साथ में। ये सूत्र आपसे क्या कहता है, इस सूत्र का अर्थ आपके साथ कैसे बैठेगा। तो देखिए इसका नियम है कि मान लीजिए वही पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा वर्ण प्लस से पहले हो। यानी 1 2 3 4 वर्ण आपको प्लस से पहले मिले और उसके बाद में जो आपको वहाँ नहीं मिल रहे इतने चर्तों में, वो सारे के सारे यहाँ आ जाएंगे।
बोला वो कौन कौन आएगा, तो तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो सकता है। इसके अलावा याद कीजिए हम पढ़ रहे थे कौन से वर्ण, स श श वहाँ चले गए थे ना, तो स स के साथ में कौन सा वर्ण हम पढ़ते थे, है। इसके अलावा यण वर्ण में कौन कौन आता है, य वरल, और इसके अलावा वर्णमाला में कौन बच गए आपके सारे के सारे स्वर, यानी सभी स्वर में से कोई सा स्वर हो सकता है। तो जो वहाँ नहीं थे ना वो सब यहाँ आ गए। अब देख लो बोले आप कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण हो, उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, हा या वरला वर्ण, और उसके बाद में आ जाए कोई भी स्वर वर्ण। तो ऐसी स्थिति में हम बताओ क्या करने वाले हैं, तो याद कीजिएगा मैंने आपको सिखाया था कि 1 2 3 4 के उस वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का कौन सा अक्षर हो जाएगा भाई, तीसरा। कौन सा, तीसरा। अब छोटा सा मैं इसमें ऐड करना चाहता हूं, यदि आप समझते हैं, नहीं समझे हमारा तो भी काम चल जाएगा, लेकिन यदि आप इसको पकड़ पाते हैं तो ये सूत्र जब भी जस्तु संधि का कार्य करेगा ये केवल एक ही कंडीशन में करेगा, उस कंडीशन का नाम है पदांत में। यानी ये जो 1 2 3 4 है ना आपके, ये 1 2 3 4 किसी भी संस्कृत के पद के अंत में होने चाहिए। ठीक है, तो एक सूत्र तो आपका पद के अंत में संधि कार्य करता है, उसका नाम है झलाम जशो अंते। देखो खुद ही कह रहा अंते, अंते का मतलब पदांते। तो पद के अंत में कोई संधि कार्य करना हो, जस्व संधि का प्रसंग मिल जाए, तब तो आप कौन से सूत्र को बुला लोगे, झलाम जशो अंते। आजा भैया संधि कार्य करेंगे। अब आप सोचेंगे गुरुजी हमको कैसे पता चलेगा कि पद है, हम कैसे पकड़ें, तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कोई भी शब्द का रूप जो कंप्लीट बन गया हो, क्या ऐसा कोई भी संस्कृत का शब्द रूप हो जो कंप्लीट बन गया हो, उसके अंत में आप संधि कार्य मान लो कर रहे हो। जैसे उदाहरण के लिए वाच शब्द का संधि कार्य करते समय आप क्या बना लेते हो, वाक। अब इसको आप जस्तु संधि करना चाहते हो, ये संस्कृत का पद है, और इस पद के जो अंत में संधि कार्य करते हो उसको बोलते हैं पदांत में संधि कार्य करना, है ना। इतना भी नहीं समझे तो भी कोई विशेष बात नहीं है, हमारा काम इससे भी चलने वाला है, जितना सीधा हो सके हम इसे पकड़ लेते हैं। तो जस संधि तो होनी है, लेकिन आगे एक दूसरा सूत्र और बैठा है, उसका नाम है झलाम जश झसी, और उसको समझाने के लिए मुझे कहना पड़ेगा कि वो पदांत में नहीं बल्कि अपदांत में काम करता है। इसलिए यदि इसको आप सीख पाते हैं तो बहुत ही बढ़िया बात है। दोबारा देखिएगा, 1 2 3 4 के बाद जो पदांत में स्थित हैं उन वर्णों के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण हो, या हा या वरला वर्ण हो, या स्वर में से कोई सा भी स्वर हो, तो आगे वाले वर्ण के स्थान पर हो जाता है तीसरा। ये तो आपका ये सूत्र कह रहा है। मैं इसको समझा भी देता हूँ उदाहरण से। जैसे उदाहरण के लिए मैं अभी आपको लिखा भी था कि वाच शब्द का जब हम रूप बनाते हैं प्रथमा विभक्ति एक वचन में, तो क्या बनता है वहाँ पर, वाक। या उसको हम चर्तु संधि के नहीं करेंगे तो वहाँ वाग भी हो सकता है ना, पर अभी मुझे इससे प्रयोजन है तो मैंने लिखा वाक। वाक का मतलब वाणी, जिह्वा। अब बताइए ये संस्कृत का शब्द है ना, इसको बोलते हैं संस्कृत में पद। यानी जो हिंदी का शब्द है उसको संस्कृत में यदि आपने बना लिया, शब्द है तो शब्द रूप में ढाल लिया, और धातु है तो धातु रूप में ढाल दिया, तो फिर वो कहलाता है आपका पद। अब पद के अंत में कुछ दिख रहा है क्या आपको, ये कौन से नंबर का अक्षर है भाई, पहले नंबर का अक्षर है। पहली बात तो ये पद है, पद के अंत में संधि कार्य करने के लिए आप कौन से सूत्र को बुलाओगे, झलाम जशोअंत्य को बुलाओगे। वो कहेगा भैया इसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण है क्या, तो चलिए हम जोड़ लेते हैं। ये देखिए वाणी का दान, वाक प्लस दानम। अब हम करें ऐसा, आगे है पहला अक्षर, उसके बाद में मिल गया आपको तीसरा अक्षर, और 1 2 3 4 के बाद जब 3 4 5 अक्षर हो तो आगे वाले को भी हो जाता है तीसरा। बताइए क का तीसरा क्या होगा, तो आप कहेंगे ग, आधे क के स्थान पर आधा व्यंजन वर्ण, आगे मिला दीजिए दानम, और आपका शब्द बनके तैयार हो गया वागदानम। तो एक सूत्र तो दोस्तों काम कर रहा है पद के अंत में, तीसरे, चौथा, पांचवा वर्ण है वरल और सभी स्वर पर में हो, तो जैसे वाक शब्द से दानम जोड़ा तो आपने क्या बनाया, वागदानम। मैं इस सूत्र की भी यही चर्चा करना चाहता हूं ताकि इसको बेहतर तरीके से समझ सकें। आओ साहब इसकी भी चर्चा कर लेते हैं। दूसरा जो आपके सामने सूत्र लिखा है उसका नाम है झलाम जश झसी। सूत्र का नाम है झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। मैं थारा जसी तो मारा जशी। तो उधर भी देखो एक सूत्र आपने पढ़ा है झलाम जशवंते, इधर भी आप एक सूत्र पढ़ रहे हैं उसका नाम है झलाम जश जसी। बोला दोनों में फर्क क्या है, दो सूत्र क्यों बनाए, तो इसमें और उसमें फर्क देखिएगा आप। वो सूत्र संधि कार्य बताओ कहाँ कर रहा था, संस्कृत में बने हुए किसी पद के अंत में, जबकि ये सूत्र कहाँ संधि कार्य करेगा पता है आपको, ये पद के अंत में नहीं करेगा बल्कि ये
जो पद नहीं बना है वो अपद, और उस अपद के अंत में या उस अपद के मध्य में संधि कार्य करेगा, इसको बोलते हैं अपदांत में संधि कार्य करना। अब आप सोच रहे होंगे सर अपदांत क्या है, तो याद रखो, सीधा बता रहा हूँ मैं आपको कि शब्द रूप बनने की प्रक्रिया में यदि उस शब्द रूप के अंत में कोई है तो उसको तो बोलते हैं पद के अंत में, और अंत को छोड़ करके वो बीच में कहीं भी हो वो कहलाएगा आपका अपद, क्योंकि जो पद नहीं है वो तो अपद ही कहलाएगा ना भाई। जैसे उदाहरण के लिए मान लो भी हम पढ़ रहे हैं सीखने के लिए ऐसे ही कि एक मेरे पास में धातु है जिसका नाम है बुध, और उसमें मैंने एक 3 प्रत्यय जोड़ा, प्रक्रिया आदि चल रही है, वहाँ धी बना लिया मैंने। यदि कंप्लीट बन गया हो तब तो दोस्तों ये कहलाएगा आपका पद कंप्लीट, और पद के अंत में क्या है यहाँ पर विसर्ग। लेकिन मैं कह दूँगी ये पद के अंत में है क्या, तो ये पद होता ही नहीं, तो धातु है, और धातु पद नहीं होती, धातु का रूप पद होता है। शब्द जो है या कोई सामान्य शब्द हो हिंदी का वो पद नहीं होता, बल्कि शब्द जो रूप बनाया जाता है वो पद कहलाता है, और इसके अंत में पदांत होता है। बीच में आप किसी भी वर्ण को पकड़ लीजिए, ब को, ऊ को, ध को, वो आपका कोई भी पद अंत में नहीं कहलाएगा, वो पद के बीच में है। तो अपनी भाषा में आपको सिखाने के लिहाज से मैं कहूँ तो किसी भी शब्द रूप के बीच में या धातु रूप के बीच में जब तक कि वो संस्कृत का शब्द रूप या धातु रूप प्योर नहीं बन जाता, जब तक उसको हम संस्कृत में प्रयोग के लिए, व्यवहार के लिए कंप्लीट नहीं बना लेते, तो बीच में प्रक्रिया भी चल रही हो या बीच शब्द के अंत में किसी आप अक्षर को पकड़ रहे हो तो वो कहलाता है अपदांत में। तो ये तो करेगा हमेशा शब्द रूप या धातु रूप के अंत में काम, और ये करेगा शब्द रूप या धातु रूप के बीच में काम। आप तो सीधा समझिएगा आप इसको, ठीक है। अब कैसे करेंगे, कब करेगा, इसकी भी कुछ नियम और शर्तें हैं, लगभग वैसी हैं। कहता है कि वही वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर आगे हो, और उसके बाद में केवल मिले आपको कौन सा अक्षर है, तीसरा और चौथा वर्ण बाद में मिले। तो पदांत में तो सारे वर्ण चलेंगे और अपदांत में केवल तीसरा और चौथा वर्ण मिलेगा। तो हम क्या करें, बोले भाई साहब जैसा पहले करते आए हो वैसा ही काम यहाँ करो, वही आगे वाला जो अक्षर होगा उसके स्थान पर कर देंगे नंबर तीसरा वर्ण। तीसरा मतलब जस वर्ण, तो वही जस्त संधि वो करता है, यही जस्त संधि ये करता है। आइए एक बार समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए जैसे मैंने अभी एक शब्द लिखा आपका बुध प्लस धी। अब दोस्तों यदि ये धातु रूप होता कंप्लीट तब तो मैं इसको बोलता पद, और फिर मुझे पद के अंत में क्या मिलता, ध। लेकिन बुध एक धातु मात्र है, धातु पद नहीं होती है। धातु से तिंग आदि प्रत्यय लगा करके या फिर करदंत प्रत्यय लगा करके फिर सुबादि काम करके उसको पद बनाया जाता है। एक 3 प्रत्यय के प्रसंग में या कत प्रत्यय जो भी आप जोड़ना चाहो वहाँ ती का धी बन जाता है। स्थिति है बुध प्लस धी। अब ये विसर्ग वगैरह काम हो गया ना, ये तो पूरा पद हो सकता है कंप्लीट, लेकिन कंप्लीट में तो पीछे विसर्ग है। अब मैं देखो बीच में उसको छेड़ रहा हूँ, ये है आपके कौन से नंबर का अक्षर, चौथे नंबर का अक्षर। आगे भी कौन सा मिला, चौथा, चलेगा ना। धातु को काम कर रहे हो ना तो समझ लो पदांत काम हो रहा है वो, सीधी भाषा में। अब यहाँ 1 2 3 4 में चौथा मिला, प्लस के बाद में आपको चौथा मिला, तो भाई साहब 1 2 3 4 को भी बताइए आप कौन सा अक्षर करने जा रहे हैं, तीसरा। बुध में जो आपका ध है उसके स्थान पर आप कर देंगे इसको द, और आगे क्या है ये धी। अब इसको मिला दीजिए। अब या तो चाहें तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि बुध प्लस धी, तो ऐसा कई बार आपने देखा हो, इस प्रकार से लिख लीजिए। और ऐसा नहीं लिखना चाहते हैं तो फिर इसका एक दूसरा रूप आप और देखेंगे, वहाँ हम लिखते हैं इसको बुद्धि ही, ठीक है। जैसा भी आप लिखना चाहें दोनों रूपों में इस तरह से लिखते हैं। तो काम तो वही हो रहा है, वहाँ पर भी तीसरा ही किया आपने, यहाँ पर भी तीसरा ही किया। फिर बोला दोनों सूत्रों में फ़र्क क्या है, तो मेरी बात सुने, मैं इसमें स्पष्टतया आपको समझने के व्यवहार की बात बताता हूँ। यदि शब्द रूप के अंत में काम हो रहा हो तो जलाम जशो अंत्य सूत्र जस्तो संधि का प्रसंग है, और यदि उस शब्द रूप के बीच में कोई या धातु रूप धातु के साथ में कोई काम कर रहे हो तब आपका वो अपदांत है, वो संस्कृत में पद नहीं है, वो पद बनने की प्रक्रिया में है। तो धातु को काम करोगे तो वो आपका कहलाएगा अपदांत, केवल शब्द को काम करोगे वो कहलाएगा अपदांत। यदि शब्द रूप के अंत में काम करोगे पदांत, धातु रूप के अंत में काम करोगे पदांत। पदांत में सारी कंडीशंस मिलती हैं, अपदांत में केवल वर्ग का तीसरा चौथा अक्षर मिलता है। और थोड़ा ये झलाम जश अंत्य है क्या, तो देखो ये कह रहा है कि झलों को जश हो जाता है, ये झल है। झल में आप कहाँ से स्टार्ट करोगे, झ से, झ भ या घा ढ 10, आगे चौथा जब गड़ 10, खप चट था चटताऊ कपया सस सर हल। आगे मैं भी बताऊंगा आपको और
कि इसका मतलब लगभग लगभग झल में कौन आते हैं, वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अक्षर। जस का मतलब वर्ग के तीसरे अक्षर। कब होते हैं, तो वहाँ अश प्रत्याहार का अक्षर पर में हो तो उससे हमको मतलब नहीं है। यहाँ झलों को यानी 1 2 3 4 को जस माना तीसरा अक्षर होता है। कब, जब झस प्रत्याहार का अक्षर हो। झस में वही आपके झवा या घड़ा दस, जब घड़ा दस, केवल तीसरा और चौथा वर्ण आता है। ठीक है, मैं समझता हूँ इतना बताने के बाद तो कम से कम हम सारी बात को पकड़ लिए होंगे। अब इन दोनों सूत्रों की प्रसक्ति में भी यदि हम सीखें कि ये काम कैसे करते हैं, यदि उस चीज़ को भी हम साथ लेकर चलना चाहें तो आओ सीखते हैं। पदांत में जलाम जशवंत, पद के बीच में या अपदांत में जलाम जश छसी। दोनों सूत्रों के अलग अलग काम पढ़ाऊंगा, उदाहरण भी आपको अलग अलग ही पढ़ाऊंगा। अब जस्तु संधि में तीसरा वर्ण आदेश कैसे होता है। मान लीजिए कि यहाँ पर आपका 1 2 3 4 कोई सा भी वर्ण मिल गया है ना, या आपका मिला आगे 1 2 3 4, उसके बाद में कुवर्ग का अक्षर मिला। कुवर्ग आप समझ गए होंगे ना, तो कुवर्ग होने पर आगे मान लो कुवर्ग का अक्षर मिल गया आपको और उसको आप जस्तु संधि का कार्य करना चाहते हो, तो कु में बताइए आपको कौन सा अक्षर करना है भाई साहब, जस्तु में ग, यानी क ख ग घ अक्षर हो आगे पूरा कुवर्ग में। हालांकि न भी आता है लेकिन मैं 4 ही लेना चाहता हूँ, है ना। कुवर्ग से मेरा तात्पर्य कितना है, केवल 4। तो आप इसको गलत अर्थों में ना लें, मैं सिर्फ सीखने के लिहाज से आपको समझाना चाहता हूँ कि क ख और ग है मान लो आगे, और इनके स्थान पर, जिनको मैं शॉर्टकट में थोड़ा क्या कहना चाहता हूँ, कु। तो फिर बताइए इनके स्थान पर तो हम कौन सा अक्षर करने वाले हैं, तीसरा करेंगे तो ग। इसी प्रकार से मान लीजिए चू वर्ग आ जाए यानी च वर्ग आ जाए, तो फिर बताइए चू वर्ग के अक्षर के स्थान पर आप कौन सा करेंगे, ज। झलों को बता रहा हूँ कौन कौन झल है आपके। उसी प्रकार से ट वर्ग में हम बोलेंगे टू, और इन टू में बताइए आप कौन सा अक्षर करने वाले हो, डा। उसी प्रकार से आ जाए आगे तू, तू का मतलब ता वर्ग, तो ता वर्ग में कौन सा अक्षर बनाने वाले हो, द। उसी प्रकार से आ जाए पू, पू का मतलब होता है दोस्तों प वर्ग, तो तीसरा अक्षर प वर्ग की जगह क्या आ जाएगा, बा। लेकिन जो झल वर्ण है आपके, उन झल वर्णों में आगे और भी अक्षर आते हैं, यानी ये जो झल वर्ण है आपके, उन झल वर्णों में और भी अक्षर आते हैं। झलों को आप क्या बना रहे हो, जश बना रहे हो, जैसे बना रहे हो ना। एक बना रहे हो आप पदांत में, एक बना रहे हो अपदांत में। पदांत में संधि कार्य जो करने आएगा उसका नाम मैंने आपको सिखाई दिया है कि पदांत में संधि कार्य करोगे सूत्र आएगा झलाम जशवंते, और अपदांत में संधि कार्य करोगे सूत्र आएगा झलाम जश छसी। सूत्र आपसे पूछता नहीं, कंडीशंस में आपको जरूर सिखाता हूँ। आओ इधर देखो, चू वर्ग के कौन कौन से अक्षर लेंगे हम, पांचों तो नहीं ले सकते ना भाई। तो यहाँ हो सकता है च प्लस से पहले, या हो सकता है छ, या हो सकता है ज, या हो सकता है झ। इसी प्रकार से ट, ठ, ड, ढ ना हम लेना नहीं चाहते, ले भी नहीं सकते क्योंकि झल में आता नहीं है। इसी प्रकार से त, थ, द, ध। उसी प्रकार से प, फ, ब, भ। ये लीजिए साहब सारे झल आगे। अभी भी झलों में कुछ बचा हुआ है, उसको भी मैं लेना चाहता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सकें। अब झल में आगे चलो, आप तीनों आगे कपय तक। फिर आपका आता है शशर, यानी एक अक्षर है आपका श, एक है सा, एक है सा, आगे सर, उसके बाद में क्या है आपका है, आगे ना ससर हल आगे साहब। ये आगे आपके सारे के सारे झल वर्ण कहलाते हैं। कहा इनको कौन सा आदेश करें, तो इधर देखो एक बार आप इसकी समानता देखो दिखाओ आप। यदि मैं कहूँ कि इनके स्थान पर तो आपने वर्गों के तीसरे अक्षर तो कहे, तो इनके पास तो कोई वर्ग भी नहीं है, इनके पास कोई तीसरा अक्षर भी नहीं है, तो बोलो क्या करें। तो याद रखिएगा श को यदि जस्तो कार्य करना हो तो स का इन 5 में से उच्चारण स्थान देखो किसके साथ मैच करता है, एचू यशानाम तालु। तो च वर्ग के स्थान वाला कौन सा है, तालु के स्थान वाला कौन सा है, तो जय जस्तो कार्य होता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, मूर्धन्य सकार के स्थान पर भी जस्तु कार्य होता है। मान लीजिए तो जस्तु के स्थान पर यदि संधि कार्य करना चाहो, जस्तु कार्य करना चाहो, तो श का उच्चारण स्थान क्या है, मूर्धा। तो रेटु रसाणाम मूर्धा, तो मूर्धा वाला जस्तु कौन है, ड। तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ड हो जाएगा। आगे लिखा है मैंने श। याद रखिएगा दोस्तों, स को जस्त संधि कार्य नहीं होता है, उसको रुत्व और विसर्ग संधि का कार्य हो जाता है आगे जाकर। कभी रुत्व विसर्ग जो संधि हम पढ़ेंगे वो काम इसको होते हैं, यहाँ जस्तों का काम इसको नहीं होता है। इसी प्रकार है के स्थान पर भी जस्तों कार्य नहीं होता, है के स्थान पर आगे होडे आदि कई सारे सूत्र हैं जिनमें ढ आदि आदेश हो जाते हैं। इसका प्रयोग मैंने किताबों में कई बार देखा है कि श के स्थान पर जय और मूर्धन्य शकार के स्थान पर ड, और परीक्षा की दृष्टि से केवल जो उदाहरण हमको टारगेट करेगा वो मूर्धन्य शकार होता है। तो प्लस से पहले क वर्ग का अक्षर तो ग बना लो, च वर्ग हो ज बना लो, ट वर्ग हो ड बना लो, त वर्ग हो द बना लो, प वर्ग हो ब बना लो, श को बना लो ज,
मूर्धन्य श को ड, इनका कभी होता ही नहीं, ये सारे झल हैं, इनको जस होता है। कब? कंडीशन हमारे पास 2 है। एक कंडीशन कहती है पदांत में, और पदांत का नाम आते ही आपके दिमाग में आना चाहिए, सूत्र है झलाम जसो अंते। सूत्र का नाम है झलाम जशो अंते। क्या कंडीशन थी बता सकते हैं अब तो आप मुझे आराम से? क्या कह रहा था ये सूत्र आपसे? ये कह रहा था देखिए भैया, हमारे पास में स्थिति हो 1 2 3 4 के बाद आ जाए 3 4 5, या आ जाए है य व र ल, या आ जाए सभी स्वर, तो फिर मैं वहाँ संधि कार्य जस्तु संधि कार्य करने आता हूँ और मैं क्या कर देता हूँ आगे वाले को तीसरा। याद कीजिए दूसरा सूत्र बेचारा वो कह रहा था हमारा भी नाम ले लीजिए। हमने कहा कोई दिक्कत नहीं, तेरे लिए भी बहुत कुछ हमने बचा के रखा है। बोला तेरे लिए क्या बचा के रखा है, मेरे लिए क्या बचा के रखा है? सूत्र का नाम याद कीजिए कौन सा था? झलाम जाशा झसेहि, झलाम झस झसेहि। ये सब उनके लिए है जो व्याकरण प्रेमी है। क्या है नियम, क्या कहता है इसका? याद कीजिए, पदांत में करेगा क्या पदांत में करेगा? बोल अपदांत में। पहला दूसरा तीसरा चौथा कोई सा भी अक्षर आ जाए, उसके बाद में वर्ग का कौन सा अक्षर मिले आपको, तीसरा और चौथा वर्ण मिले, तो निश्चित रूप से बताइए आगे वाले के स्थान पर ये भी कौन सा वर्ण आदेश कर देगा भाई आपको? तीसरा वर्ण आदेश कर देगा। ये तीसरा वर्ण तो जस कहलाता है। तो पदांत में ये काम करेगा, अपदांत में ये काम करेगा। काम कैसे करेंगे? तो काम ऐसे करेंगे, पहला वर्ग हो तो उसको तीसरा बनाएंगे हम ग, दूसरे में ज, तीसरे में ड, चौथे में द, पांचवें में ब, और मूर्धन्य शकार विशेष याद रखिएगा उग्र के साथ, क्योंकि उसका भी संधि कार्य में जस्त संधि कार्य देखा गया है। ठीक है, अब तो मेरी बात आप लोग आसानी से बड़े प्यार प्रेम से समझ रहे होंगे। कुछ तो सोच रहे होंगे गुरुजी पाछे ही पड़ेगा, छोड़ो अभिनय। मैंने छोड़ दिया साहब, ये लो आगे बढ़ो आप। उदाहरणों में चलते हैं, साथ के साथ चलेंगे आप सब भी। ठीक है, आ जाओ। जैसे क वर्ग का अक्षर हो तो बताइए उसको क्या बनाने वाले हो? ग। एक उदाहरण मैंने लिखा भी है, वाक प्लस दानम वागदानम। चलिए, वाक प्लस ईशाह, भाई आगे स्वर भी तो हो सकता है ना। बताइए, पहला अक्षर मिला, आगे स्वर मिला। अच्छा, ये जो उदाहरण पढ़ने जा रहे हैं ये भी झलाम जो सुनते के ध्यान रखें, लिख ही देता हूँ ताकि आप गलती ना करें। ये जितने भी उदाहरण मैं लिखने जा रहा हूँ अब, ये हमारा जो पहला सूत्र है झलाम जशो अंते, जो कहाँ संधि कार्य करता है? पदांत में। तो ये इसके उदाहरण हम सीख रहे हैं पहले। चलो सब सीखते हैं। लिखते हैं वाक प्लस ईशाह। बताइए आगे कौन सा अक्षर है? क। उसके बाद आपको मिला है स्वर, तो पहले के स्थान पर कौन सा करोगे? तीसरा। तीसरे में आएगा ग, उसमें स्वर मिलेगा ई, और आपका शब्द क्या बन जाएगा? वागीशाह। उसी प्रकार से वाक प्लस ईश्वराः, वाक प्लस ईश्वराः। बताइए क के स्थान पर क्या हो जाएगा? तीसरा, और क की जगह क्या बन जाएगा? ग, और आपका शब्द क्या बन जाएगा? वागीश्वराः। क्या बन जाएगा? वागीश्वराः। इसी प्रकार से दिक् प्लस अंबराः, दिक् प्लस अंबराः। बताइए क्या बन जाएगा? दिग, अंबर मिला दीजिए, हो गया दिगंबराः। क्या बन गया? दिगंबराः। दिक् प्लस अंतः, दिक् प्लस अंतः। क के स्थान पर तीसरा करिए, क्या बनेगा? ग मिला दीजिए, अंतः को क्या बन गया? दिगंतः। तो मेरे कहने का मतलब है कि क वर्ग का अक्षर हो, उसके बाद स्वर हो, या कोई भी आपका अन्य शब्द हो, वहाँ बना दीजिए। जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था, वाक प्लस दानम, जरूरी तो नहीं स्वर ही हो, तीसरा चौथा पांचवा भी हो सकता है, तो बन जाएगा वाग दानम। यदि मान लीजिए क वर्ग का अक्षर नहीं हो, च वर्ग का अक्षर हो, तो भी ऐसे ही काम करेंगे हम। जैसे अच प्लस अंतः, अच प्लस अंतः। देखिए च वर्ग का अक्षर च, आगे मिले स्वर, आगे वाले को तीसरा करेंगे, क्या हो जाएगा? च छ ज। अंत मिला दीजिए, क्या बन गया? अजंतः। अच हो आदि में जिसके, अच प्लस आदि,
बताओ साहब, च के स्थान पर तीसरा जय, उसमें मिल जाएगा आदि। अज आदि बराबर क्या बन जाएगा? अजादि। इसी प्रकार से अच प्लस कैसा अच? ह्रस्वाह। लीजिए साहब, अब ह्रस्व में भी दो स्थितियां हैं, एक है और एक र है। आगे च है, उसको कर लीजिए ज, मिलाओ देखिए वापस। अच की जगह क्या हो गया? अज। आगे है ह्रस्वाह, शब्द बन गया आपका अजरस्वाह। ध्यान रहे, इस जस्तु की प्रक्रिया में जहाँ जहाँ प्लस के बाद में ह मिलेगा वहाँ वहाँ एक और संधि की प्रसक्ति होती है जिसका नाम है पुरुषवर्ण संधि। वाक प्लस हरि, वाक घरी। लेकिन वो संधि कार्य आपका विकल्प से होता है, इसलिए एक बार पुरुषवर्ण उसके साथ जस्तु भी चलता है। तो जब आपने जस्तु का ही काम दिखाया ना, भी है को तो आपने चौथा बनाया ही नहीं है, तो हमें दिक्कत ही नहीं, हम कह देंगे जस्तु का कार्य है। जैसे अच प्लस हीनम, अच प्लस हीनम। अच्छा, ये चलेगा कि नहीं चलेगा? ध्यान है ना आपको? अरे तीसरा चौथा पांचवा भी हो सकता है, हयवरले भी हो सकता है, इसलिए चलेगा। आगे वाले को बनाएंगे हम तीसरा, उसके बाद में लिखेंगे हीनम, बन गया अजहीनम। अच वर्ण, अच प्लस वर्णाह, देखो देखिए हयवरल आ गया ना, वह भी चलेगा, दौड़ेगा। अच की जगह अज, आगे है वर्णे, अजवर्णः। इसी प्रकार से तीसरा अक्षर भी या तीसरा वर्ग का अक्षर भी हो सकता है। तीसरा अक्षर का मतलब है जैसे सट प्लस हयाह, सट माना 6, हया माना घोड़े। ये देखो वर्ग का पहला अक्षर, आगे मिला है वर्ल में ह, आगे वाले को तीसरा, तीसरे का कौन आ जाएगा? टठड, और आगे क्या है? हया। यहाँ पर भी पुरुषवर्ण संधि प्राप्त होगी आगे, क्योंकि यहाँ है वर्ण है। इसी प्रकार से हय का मीनिंग होता है अश्व, सट प्लस अश्वाह। कितने अश्व हैं? 6 अश्व हैं। स्वर हो तो भी आगे वाले को करो तीसरा, क्या हो जाएगा? षड, आ मिलेगा तो हो जाएगा पूरा, और आपका शब्द बन जाएगा षडश्वाह। इसी प्रकार से सट प्लस ऋतु, बहुत अच्छा शब्द है, सट प्लस ऋतु। ये देखिए स्वर है ना आगे। अब स्वर में जब ट में स्वर मिलेगा तो ट के स्थान पर तो क्या हो जाएगा? ड। बड़ी बात यह है कि री को कैसे लिखें, तो याद रखिएगा री को ऐसे लिखा जाएगा, और आगे क्या है? तू हो, बन गया षड ऋतु हो। अब शश प्लस आननः, शश प्लस आननः। देखिए मूर्धन्य शकार लिखा है मैंने, क्योंकि मूल रूप वास्तव में षट शब्द में शश होता है। मूर्धन्य शकार के बाद स्वर रहे तो भी जस्तु संधि कार्य होता है। जस्तु संधि में याद कीजिए, मैंने कहा था मूर्धन्य शकार को क्या होगा? ऋतु रसाणाम मूर्धा, बन गया षड। अब इसमें मिलाएंगे आनन, कर लीजिए साहब, षड प्लस आनन तो बन गया षडाननः। लेकिन कई बार संधि विच्छेद में ऐसा नहीं दिया होता, वहाँ षट रूप बना करके देता है षट, वही मैं वापस ताकि आपको दिक्कत ना हो। आननः, बताइए ट है तो भी क्या बनेगा? तीसरा अक्षर ड, शब्द बन के तैयार हो गया षडाननः। अब दिक्कत तो ये है कि सर संधि विच्छेद देवे और संधि करवाए तब तो समस्या नहीं, क्योंकि आपने सीखा है कि श है तो भी ड बनेगा, और यदि मान लीजिए ट है तो भी ड बनेगा। लेकिन समस्या जब आ सकती है जब आपको ये संधि रूप दे दे, कहते हैं इसका संधि विच्छेद करो। अब कहें गुरुजी शश भी मिल गया, षट भी मिल गया, तो जो मूल रूप है वो कौन सा है आपका? शश। इसलिए परीक्षा में आप किसको मान्यता देंगे? मूल रूप शश को मान्यता देंगे। समझ गए क्या? तो षडानन का संधि विच्छेद कैसे करोगे आप? शश प्लस आनन। और यदि ये परीक्षा में ना हो तो निश्चित रूप से फिर वो आपको षट प्लस आनन ऐसा दे देगा। चलो जी भैया आगे देखो। अब आप इसी तरह से यदि मान लीजिए ट वर्ग के बाद में दूसरा अक्षर आपको मिलेगा त वर्ग का, जैसे जगत प्लस ईसाह, जगत प्लस ईसाह। बताओ त वर्ग का अक्षर है, आगे स्वर है, कर दें इसको तीसरा, त के स्थान पर तीसरा क्या आएगा? द आधा रहेगा, उसमें मिलेगा ई, और ये बन गया आपका जगदीश। उसी प्रकार से सत प्लस आचार है, खाने का आचार होता है, व्यवहार के लायक आचार होता है। सत माना अच्छा होता है, बताइए सत की जगह क्या हो जाएगा? सद, मिला दीजिए आचारः,
शब्द बन गया सदाचारः। अच्छा आचार रहेगा भैया, मिल जाएगी। सत प्लस गति ही, मतलब सदगति ही। तो सत के स्थान पर क्या हो गया? सद। आगे क्या है? गति। क्या बन गया? सदगति ही। इसी प्रकार से जहाँ जहाँ भी आपको लगे कि यहाँ तय के बाद में स्वर या तीसरा चौथा पांचवा या हैवर्ल है, वहाँ वहाँ सब जगह आप इसी प्रकार का काम करेंगे। यदि आप इन चीज़ों को जीवन में धारण करेंगे तो आपको मिलेगा महत यशाह। बताइए, तय के बाद हैवर्ल में कोई भी चलेगा ना भाई, तो है तय के स्थान पर क्या हो गया? द। और आगे क्या है? यशाह। क्या बन गया? महद यशाह। आगे चलो साहब, पावर का अक्षर भी तो हो सकता है। ये देखिए, अप प्लस धी। बताइए, पावर का अक्षर पहला, आगे मिला आपको कौन सा? तीसरा चौथा। अप शब्द है पानी का पर्याय, ध्यान रहे, पद है ये। आगे करो साहब, अप प्लस धी। क्या बन जाएगा? अवधि ही। क्या बन जाएगा? अवधि ही। सुप प्लस अंतः। सुप प्लस अंतः। स्वर पर में हो तो भी क्या करोगे? तीसरा। सुप के स्थान पर क्या हो गया? शुभ। मिला दीजिए, क्या बन गया? सुबंतः। उसी प्रकार से सुप आदि में हो जिसके, सुप आदि। सुप आदि। मिलाओ साहब, सुप की जगह क्या हुआ? शुभ। उसमें मिलाया आदि तो बन गया सुबादि। ठीक है। तो कहने का मतलब है कि कोई सा भी वर्ग का अक्षर हो, यदि उसके बाद में तीसरा चौथा पांचवा हैवर्ल और आपको मिल जाए कोई सा भी स्वर, तो आगे वाले वर्ण के स्थान पर हम करते हैं पदांत में तीसरा वर्ण। लेकिन यदि मान लीजिए पदांत में तीसरा अक्षर ना मिले और आपको मिल जाए अपदांत में कोई अक्षर, तो आपको अपदांत में जस्तु संधि का कार्य करना है। और अपदांत में जस्तु संधि का कार्य करने के लिए बताइए किसको आवाज देंगे? झलाम, जश, झसी को आवाज देंगे। आजा रे माही। जस्तु संधि करने कौन से प्रसंग में? अपदांत के प्रसंग में। अपदांत को मैं फिर कह रहा हूं कि जो शब्द रूप या धातु रूप हो, या शब्द या धातु उसके अंत में हो, या शब्द रूप या धातु रूप के बीच में हो, उसको हम कहते हैं पदांत का संधि कार्य। ठीक है। तो जब जब भी आपको ऐसा पदांत में संधि कार्य करने का प्रसंग मिलेगा, वहां पर भी हम जस्त संधि का कार्य झलाम, जस, जसी से करेंगे। चलिए उदाहरणों की चर्चा हम करते हैं। वही तीसरा अक्षर यहां बनाएंगे। जैसे लिखा भी था मैंने कुछ देर पहले आपको कि बुध क्या है? एक धातु है, ज्ञान करने के अर्थ में। एक तीन प्रत्यय आदि करते हैं, पीछे रूप बनता है धी। आगे देखिए कौन से नंबर का अक्षर है भाई? चौथे नंबर का है ना। और उसके बाद में भी कौन से नंबर का अक्षर है? चौथे नंबर का। ये धातु है, ध्यान रहे, धातु रूप होता, उसके अंत में होता तब तो पदांत होता, लेकिन ये सिर्फ धातु को कार्य हो रहा है। ये धातु जो है पद नहीं होने के कारण ये पदांत नहीं है। तो जो पदांत नहीं होता वह पदांत होता है। ये पूरा पद जरूर है, इसके अंत में यहाँ काम करते तब तो पदांत होता, बीच में कर रहे हो आप। अब बताइए, बुध में ध के स्थान पर क्या होगा? द। और आपको लिखने का तरीका पता ही है। हम चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और हम चाहें तो इसको दूसरे रूप में भी लिख सकते हैं। दूसरा जो आपका रूप होगा उसमें हम कैसे लिखेंगे? ऐसे, बुध प्लस धी, और आपका शब्द बन गया बुद्धि। और देखिए, शुद्ध प्लस धः, शुद्ध प्लस धः। बताइए आगे चौथे अक्षर के स्थान पर कौन सा करेंगे हम? तीसरा। तीसरा करेंगे तो स्थिति हो जाएगी शुद्धः। क्या बन गया? शुद्धः। इसी प्रकार से युद्ध करने वाला, युद्ध धातु से जब त्रिज प्रत्यय करते हैं, आगे आ स्थिति हो जाती है धा। युद्ध प्लस धा, योद्धा। क्या बन जाएगा भाई? योद्धा। इसी प्रकार से रोधव्यम, रोध, रुद्ध धातु का रूप है रोध, आगे तव्यत प्रत्यय करते हैं, स्थिति हो जाती है धव्यम। वही स्थिति ध, आगे वाले को करोगे, आगे वाला बन जाएगा आपका द, और ये आपका हो गया धव्यम। अब इतना तो हम समझते ही हैं कि यहाँ वास्तविक रूप में ध आधा नहीं है, द आधा है, लेकिन लिखने का जो तरीका है उस देवनागरी लिपि में कुछ इस तरह का होता है। उसी प्रकार से मान लीजिए कोई आपसे हो जाए शुभ प्लस धः, शुभ प्लस
ध है, चौथा अक्षर आगे धातु को काम कर रहे हैं आप, अपदान कार्य है, आगे द है तो आपकी स्थिति हो गई भ के स्थान पर तीसरा करेंगे तो ब, और शब्द आपका बन के तैयार हो गया क्षुब्धः। इसी प्रकार से लब धातु के साथ में ज़्यादातर परीक्षा में उपसर्ग देकर के उसने आपसे पूछा है, तो उप लभ धी, तो लब प्लस धी में क्या बनेगा लब्धि। आगे क्या जुड़ा हुआ है उपसर्ग जुड़ा हुआ है तो बन जाएगा उपलब्धि। और देखिएगा इसी तरह से दोघा, दोहा धातु को घ रूप हो जाता है और आगे क्या लिखा मैंने धम। बताइए चौथा अक्षर है घ, आगे भी तीसरा चौथा मिले अपदांत में, धातु को काम कर रहे हैं हम जस्तों का, तो घ के स्थान पर तीसरा क्या आएगा ग, आगे क्या बना है धम, और आपका संधि रूप क्या बन गया दुग्धम। इसी प्रकार से द्रुह धातु को भी कार्य करते हैं द्रुघ, आगे मान लीजिए आपने बना लिया धम तो आपका शब्द क्या बनेगा द्रुग्धम, क्या बन जाएगा द्रुग्धम, ये लीजिए साहब द्रुग्धम। इसी प्रकार से दोघ प्लस धा दोग्धा, ये देखिए पूरा पद नहीं है, अभी पद बनाने की प्रक्रिया है। बीच में यदि कोई जस्त संधि का कार्य करना हो, जैसे तुष्ट क्या एक शब्द है धातु नहीं ध्यान रहे, और वहाँ सुप आदि प्रत्यय करते हैं, अब ये पूरा ये तो पद है और इस पद के अंत में माह, जबकि हम बीच में संधि कार्य कर रहे हैं तो ये कहलाएगा अपदांत संधि कार्य। अच्छा सै के स्थान पर बताइए जस्त संधि में हम क्या कर रहे थे ड कर रहे थे ना, तो तुष की जगह क्या हो गया त्विड, आगे क्या है भ्याम, और ये बन गया आपका तृतीया चतुर्थी पंचमी का द्विवचन त्विडभ्याम। ली है, ये देखिए शब्द है, शब्द रूपों में होड एक सूत्र है, वो है के स्थान पर ढ करता है, सप्तमी एक वचन में आप रूप लेकर के आओगे या भ्याम आदि जो पदों प्रत्ययों में आप लेकर आओगे तो लिड प्लस भ्याम है ना चौथा अक्षर, चौथा अक्षर ही परमेय है, ये शब्द को काम हो रहा, शब्द रूप को अंत में काम नहीं हो रहा, इसलिए अपदांत काम है, और यह आपका शब्द बन गया लिडभ्याम। इसी प्रकार से लिडभ्य आदि रूप बनते हैं। और देखिए काकुभो प्लस गामी, काकुभो प्लस गामी, ये देखिए अब तक चौथा ही ले रहे थे, तीसरा भी तो हो सकता है ना भाई, आगे चौथा अक्षर है, चौथे के स्थान पर कौन सा आएगा तीसरा, तो भ को तीसरा क्या करोगे ब, और उसके बाद में आप क्या लिखेंगे गामी, क्या बन गया ककुब गामी। तो जहाँ जहाँ भी आपको ऐसी स्थिति दिखाई दे कि किसी धातु को या केवल शब्द को काम कर रहे हैं, धातु रूप के अंत में या शब्द रूप के अंत में नहीं कर रहे आप, तो उसको बोलते हैं अपदांत जस्त संधि का कार्य। तो दोस्तों दो प्रकार से जस्त संधि का कार्य होता है, एक पदांत में झलाम जशवंते और एक अपदांत में झलाम जश चशी ही। इससे पहले हम चतुर्थ संधि पढ़े लिए हैं, चलिए लिखना स्टार्ट करेंगे हम। ऊपर हेडिंग डालेंगे जस्त संधि। जस्त संधि बहुत अच्छी संधि है, एक उदाहरण लगभग आने की पूरी संभावना, प्रबल संभावना रहती है। तो लिखें आप जस्त संधि, संधि का नाम डालें जस्त संधि। एक सूत्र कौन है हमारा, बराबर में लिखें आप झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते, और दूसरा क्या है झलाम जश झसी, झलाम जश झसी। क्या करने वाले हो यहाँ जस, जस बनाने वाले हो, जस का नंबर कौन सा है तीसरा, यानी तीसरा वर्ण बनाने वाले हो। कौन है वो तीसरे, तो लिखें आगे जब गड द, जब गड द, जब गड द। चलिए अपनी कॉपी के भी इसी प्रकार आप दो भाग कर सकते हैं ना, आधे भाग में सूत्र का अर्थ लिखेंगे, आधे भाग में इसका सूत्र लिखेंगे अर्थ लिखेंगे। शास्त्र की बात करते बड़े स्तर पे आप पढ़ते तब तो विस्तार से इन्हीं सूत्रों के एक एक शब्दों का हम चर्चा करते, यहाँ सिर्फ सामान्य नियम से प्रयोजन है। तो आधी कॉपी में उधर लिखे आप नंबर 1 झलाम जशो अंते, झलाम जशो अंते, और दूसरी तरफ आप सूत्र लिख लें झलाम जशा झसी, झलाम जश झसी।
अब इसकी विधिवत चर्चा नहीं करेंगे, हम शॉर्टकट में लिखेंगे। इसके नीचे लिखिए कहाँ काम करता है, पदांत में जस्त्व कार्य, पदांत में जस्त्व कार्य। पदांत में जस्त्व कार्य। और दूसरे की तरफ क्या लिखेंगे, अपदांत में जस्त्व कार्य, अपदांत में जस्त्व कार्य। अब ज़्यादा मैं इसको बिखेरना नहीं चाहे इसलिए मैंने ज़्यादा लिया नहीं। जलाम जसो अंत्य वाले कॉलम में अजीब पहले में आप लिखिए नियम, क्या कहता है आपसे, तो लिखिए नियम। नियम में लिखें आप, किसी भी वर्ग के तीसरे चौथे, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद, पहले दूसरे तीसरे चौथे वर्ण के बाद किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, तीसरा चौथा पांचवा वर्ण हो, या हयवरल, या सभी स्वर हों, या सभी स्वर हों, या सभी स्वर हों, तो पूर्व वर्ण के स्थान पर, तो पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का, जिस वर्ग का अक्षर होगा ना ये उसी का, पूर्व वर्ण के स्थान पर उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, उसी वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है, तीसरा वर्ण आदेश हो जाता है। शॉर्टकट में लिखिए 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 है वर्ल सभी स्वर, तो आगे वाले को तीसरा। 1 2 3 4 प्लस 3 4 5 या है वर्ल या सभी स्वर, तो आगे वाले को हम कौन सा करेंगे, तीसरा। तीसरा उदाहरण के लिए जैसे वाक प्लस दानम वागदानम, वाक प्लस दानम वागदानम, वाक प्लस दानम वागदानम। पदांत में काम हुआ, वागदानम बना, वागदानम, ठीक है। दूसरी तरफ आपने सूत्र लिख रखा झलाम जशा झसी, कहाँ काम कर रहा है ये, अपदांत में, तो आपने लिखा भी अपदांत में जस्त्व कार्य, इसमें भी लिखे हम वापस लिखिए अपदांत में, अर्थ लिख रहे हैं आप, इसका नियम लिख रहे हैं, अपदांत में जलाम जस जसी में लिखें, अपदांत में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, किसी भी वर्ग का पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण हो, तो उसे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है, तो उसे उसी वर्ग का तीसरा वर्ण हो जाता है यदि पर में तीसरा चौथा वर्ण हो, यदि पर में तीसरा चौथा वर्ण हो।
जैसे बुध प्लस धी, जैसे बुध प्लस धी क्या दे भगवान सभी को? बुद्धि। बुद्धि बनेगा। उसको लिखने का तरीका चाहे तो ऐसे, नहीं तो ऐसे। बुद्धि रहेगा, उसको बुद्धि बुद्धि दोनों रूपों में हम लिख सकते हैं, ठीक है। बुद्धि। अब लिखिए आप पदांत के उदाहरण। अच्छा, ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ना, ऐसा भी कार्यक्रम हम कर सकते हैं। लिखो आप इसको, लिख लो इसको भी आप कि जस तो संधि का कार्य झलों को जस होता है। ये झल हैं, ये जश हैं। पदांत में ऐसे काम होता है, अपदांत में ऐसे काम होता है। तो बनाइए आप, जैसे का ख ग ग है तो उसको ग करेंगे, तो लिखें झल जश, पदांत अपदांत। बना लो एक कॉलम, झल जस। फिर उसमें क्या करेंगे हम? पदांत अपदांत। जैसे क वर्ग के जल कौन मिलेंगे? क ख ग घ, तो ग बना लो। च छ ज झ मिलेगा तो ज बना लो। ट ठ ड ढ मिले तो ड बना लो। त थ द ध मिले तो द बना लो। और प फ ब भ मिले तो ब बना लो। लिखें आप सभी। पहले वर्ग के 4 अक्षर हो तो उनमें से क्या बनेगा? गा। उसी प्रकार से दूसरे वर्ग के अक्षर हो तो क्या मिलेगा? ज। ट ठ ड ढ हो तो ड। त थ द द हो तो द। प फ ब भ हो तो ब। ठीक है। तालव्य शकार को क्या होता है? ज। मूर्धन्य श को हमको काम में लेना है, ड बनता है। उच्चारण स्थान समान है ना इसका, तो इन 5 में से ही होना है जो भी होना है जस में से। तो जस में इसके समान उच्चारण स्थान वाला कौन मिला? ऋटो रषाणाम मूर्धा। तो श को क्या होता है जस्तों में? ड। अब देखिए स को जस तो नहीं होता तो आगे मैंने कर दिया क्रॉस करके रुत्व विसर्ग होता है। तो स के आगे क्रॉस कर दो, इसका मतलब समझ जाएंगे इसको जस्तव नहीं होता है, रुत्व विसर्ग होता है। इसी प्रकार है को भी नहीं होता, जस तो कार्य है। हो ढ आदि सूत्रों से ढ आदि काम हो जाते हैं। ठीक है। अभी 2 तरह से हम पढ़ रहे थे, एक पदांत में और एक अपदांत में। तो एक कॉलम आपने बनाया पदांत जलाम जशवंते, और एक कॉलम बना अपदांत जलाम जश झषी। झलाम जशो अंते, जलाम जश झषी। वही कौन सी कंडीशंस में कर रहा था ये? तो कंडीशंस में हम लिखेंगे पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण आगे हो, प्लस तीसरा चौथा पांचवा वर्ण है वर्लय स्वर हो तो इसको तीसरा करेगा। एक दो तीन चार प्लस 3 4 5 है वर्ल या स्वर। तब तो पदांत में ये भी कौन कौन सा करेगा? तीसरा वर्ण आदेश करेगा। और अपदांत में जो आपने लिखा उसका नाम झलाम जश झषी। झलाम जश झषी। ये भी क्या कह रहा है आपसे? पहला दूसरा तीसरा चौथा अक्षर आगे हो
और प्लस के बाद में कौन सा हो, तीसरा चौथा वर्ण, तो ये भी कौन सा करेगा, तीसरा। 1 2 3 4 प्लस 3 4, तो ये भी कौन सा करेगा, तीसरा। आगे बढ़ो साहब, उदाहरणों में आ जाओ आप। सबसे पहले उदाहरण लिख रहे थे हम पदांत में तो लिखो पदांत में जस्तु संधि के उदाहरण। आपसे परीक्षा में कभी नहीं पूछेगा कि पदांत में हो रहा है कि पदांत में हो रहा है, पदांत में कौन करता है, लेकिन फिर भी सीखने की दृष्टि से जो समझ रहे हैं वो बात को समझ रहे होंगे। पदांत में जस्तु संधि के उदाहरण लिखें अब आप। वाक प्लस एषः, वाक प्लस एषः वागीशः, वागीशः। वाक प्लस ईश्वरः, वाक प्लस ईश्वरः बन जाएगा वागीश्वरः, वागीश्वरः। दिक् प्लस अंबरः, दिक् प्लस अंबरः बन जाएगा दिगंबरः, दिगंबरः। दिक् प्लस अन्तः, दिक् प्लस अन्तः दिगंतः। आसान है वैसे, बहुत प्यारी संधि है। तीसरा ही तो कर रहे हैं आप, कौन सा पहाड़ खोद रहे हैं भाई। वाक प्लस दानम, वागदानम, वागदानम। च वर्ग हो तो क्या आ जाएगा, जय बनेगा। अच प्लस अंतः अजंतः, अजंतः। अच प्लस आदि आजादी, आजादी। आगे है अच प्लस ह्रस्व, अच प्लस ह्रस्व अज्रस्व, अज्रस्व। इसके बाद है अच प्लस हीनम, बन जाएगा अजहीनम, अजहीनम। अच प्लस वर्णः, अच प्लस वर्णः, अच का मतलब स्वर वर्ण, अजवर्णः, अजवर्णः। ट वर्ग हो तो क्या बनाएंगे हम, ड। मूर्धन्य षकार को भी ड। सट प्लस हयाः, सट प्लस हयाः षड्हयाः, षड्हया। सट प्लस अश्वाः षडश्वाः, षडश्वाः। सट प्लस ऋतुः, षडऋतुः, षडऋतुः। षडऋतुः। शश प्लस आननः, षडाननः, षडाननः। षट प्लस आननः तो भी क्या बनेगा भाई, षडाननः। दोनों में संधि किसको माने, तो शश को माना है, मूल को। शश ना हो तो सट। षट आननः षडाननः, षडाननः, षडाननः। आगे लिखें। जगत प्लस ईशः, जगत प्लस ईशः
बन जाएगा जगदीशः। जगदीशः। सत् प्लस आचारः सदाचारः। 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 सत् प्लस गति सद्गतिः। महत् प्लस यशः महत् प्लस यशः महद्यशः। अप प्लस धी अप प्लस धी अब्धिः। 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 सुप प्लस अंतः सुबन्तः। सुबन्तः। सुप प्लस आदि सुबादि। सुबादि बन गया सुबादि। आगे लिखे देखे बनाओ। सम्राट प्लस इच्छति, ट की जगह क्या करोगे? ड करोगे ना, तो सम्राट की जगह क्या बनेगा? सम्राट। इच्छति को मिलाओगे तो डिच्छति, ऐसा दिखाई देगा। लिखो तो फिर भैया। चित्त रूपम। बताइए, है वाला में र भी चलेगा ना, तो तय की जगह क्या बनाओगे? द। द में रूप ने स्थिति इस प्रकार से लेगा तो क्या बन जाएगा? चिद्रूपम। परीक्षा में आया हुआ सवाल है हमारी ग्रेड सेकंड में। चेत प्लस वायु क्या बनेगा? चेद वायु। अप प्लस जम क्या बनाओगे? अब्जम। शश प्लस आगच्छति षडागच्छति। चलिए, खूब होंगे, पर्याप्त हैं। संस्कृत का एक उदाहरण और है, वैसे यहाँ तक पहुँचता नहीं है, फिर भी समिध प्लस समिधाओं का आधान करना, आधानम। इतना बड़ा शब्द देकर डरना नहीं है। ध और आ से ही काम है आपको। ये देखिए, ध की जगह हुआ द, आ, ऐसा का ऐसा, समाद समिधाधानम हो गया ना भैया। चित प्लस रूपम चिद रूपम। चेत प्लस वायु चेद वायु। अप प्लस जम अब्जम। समिद प्लस आधानम समिदाधानम। ठीक है। इसके बाद देखिए, अपदांत का कार्य हम कर रहे थे, और अपदांत में कौन से भैया कह रहे थे आपसे? जलाम जस जसी। तो लिखें, अपदांत में जस्त्व के उदाहरण। अपदांत में जस्त्व के उदाहरण। अपदांत में जस्त्व के उदाहरण। जैसे बुध प्लस धी, बुध प्लस धी बन गया बुद्धि। शुद्ध प्लस दह, शुद्ध प्लस दह बन गया शुद्धः।
शुद्धः, योध प्लस धा, योध धातु सब धातु है लगभग। ये एक शब्द लिखा है, मैंने शब्द लिखा है, जो भी शब्द रूप नहीं है, अभी चल ही रही प्रक्रिया में, बस ये लिखा है मैंने अलग से ककुबगामी का। तो लिखिए योध प्लस धा, योद्धा। रोध प्लस धप्यम, रोद्धव्यम, रोद्धव्यम। क्षुभ प्लस ध, क्षुब्धः, क्षुब्धः। उपलभ प्लस धी, उपलब्धि, उपलब्धि। दुघ प्लस धम, दुग्धम, दुग्धम। द्रुघ प्लस धम, द्रुग्धम। त्विष प्लस भ्याम, त्विड्भ्याम, त्विड्भ्याम। जलने का होता है धग यानी जल जाना। दग प्लस धम या दग प्लस दह, यहाँ दग्ध किया हो तो यहाँ भी पुलिंग रख लेंगे हम, दग्धः। दग प्लस दह, दग्धः। और लास्ट में लिखा सिद्ध प्लस धी, ये हो गई जस्व संधि की सिद्धि। सिद्ध प्लस धी सिद्धि इति सिद्धम, सिद्ध प्लस धम सिद्धम। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास, एक नए अंदाज में, एक नए विषय वस्तु के साथ, एक नए तरीके के साथ। आशा करता हूँ आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आज की क्लास आपकी प्रतियोगी परीक्षा के लिए बहुत लाभदायक रहेगी। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा, वास्तविक आपका अनुभव कैसा रहा, ये कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। आपके कमेंट्स को पढ़ करके मैं जवाब दूंगा, और भी हम बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़ते रहेंगे, सीखते रहेंगे। आपके कमेंट्स से मुझे जो ऊर्जा मिलती है, यकीन मानिएगा आने वाली क्लासें और भी जोरदार होंगी, आपके लिए जो वास्तव में फायदेमंद रहेंगी। रेट और सीटेट या कोई भी सीट परीक्षा होगी उसमें हम बहुत अच्छे प्राप्त करेंगे। बने रहिएगा चैनल के साथ। जय तो संस्कृतम, जय तो भारतम।